साथियों, मुझे खुशी है कि आज 2014 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में दिल्ली की 7 सीटों के हमारे उम्मीदवारों के साथ और हमारी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा तथा दिल्ली के हमारे प्रभारी प्रभात झा जी और हमारे 2 पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ओपी कोहली और विजय गुप्ता जी, जो बाई चांस इस समय उपलब्ध हैं यहाँ पर, उनकी उपस्थिति में हम दिल्ली के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 2014 का चुनाव हम सब ऐसा मानते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और इस 2014 के चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक के इतिहास के सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित नतीजे होंगे। इस चुनाव को बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने से जुड़ा हुआ चुनाव मानते हैं, लेकिन मैं इस चुनाव को भारत की अस्मिता की रक्षा से जुड़ा हुआ चुनाव मानता हूं। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि हर देशभक्त हिंदुस्तानी को, चाहे उसका कोई भी राजनीतिक विचार हो, उसको इस चुनाव को उसी भावना से लेना चाहिए। आज श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के हजारों करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस का सिंबल बन गए हैं। वो गुड गवर्नेंस, ईमानदारी, पारदर्शिता और देशवासियों के और विशेषकर नौजवानों के भविष्य के सपने का सिंबल बन गए हैं। इसलिए हर देशभक्त हिंदुस्तानी का ये कर्तव्य है कि अगर वो ईमानदारी से राष्ट्र धर्म अपनाना चाहता है और उसका पालन करना चाहता है, तो वो राष्ट्र धर्म का पालन करने के प्रतीक श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से चुनावों के अंदर विजय दिलाए। हम ऐसा मानते हैं कि यह चुनाव एक तरफ राजनीति के क्षेत्र में जो दैवी शक्तियां हैं उनके बीच में, और दूसरी तरफ बाकी सारी राजनीति के क्षेत्र की आसुरी शक्तियों के बीच में है। और जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि अंततो गत्वा दैवी शक्तियों की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, और सत्य इस समय भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने साथियों के साथ कुछ सिंबॉलिक घोषणाएं करूंगा। विस्तार से प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी इस मैनिफेस्टो के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि अभी केवल 3 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय अपनी सोच, अपने भविष्य के विजन, अपनी दृष्टि और अपनी योजनाओं की घोषणा 10 दिन 10 इरादे के माध्यम से बहुत ही विस्तार से की है। लेकिन फिर भी आज एक मैनिफेस्टो में हम सिंबॉलिक रूप से अपने उन्हीं इरादों को थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ उनको आपके बीच में दोबारा से प्रस्तुत करेंगे। और अभी जब हम इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें इस बात का और अधिक विश्वास है कि क्योंकि अब से कुछ समय के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्माण होने वाला है, हमारे बहुत सारे विषय, उन विषयों को सफलतापूर्वक दिल्ली के अंदर संपन्न कराने में हमें ये और अधिक आसानी होगी केंद्र सरकार के समर्थन के कारण। हमेशा की तरह बहुत वर्षों से हमारी ये मांग रही है
लगभग पिछले 5 दशक से कि हम दिल्ली के अंदर अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए और दिल्ली में बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके लिए ज़मीन इत्यादि की आवश्यकता होती है उनको सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करें, जिसकी वजह से हमें पुलिस और जो लैंड है, डीडीए है, ये सारी की सारी एक छत के नीचे हमारे को उपलब्ध हो। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद और केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम मांग करेंगे और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आपको ध्यान होगा कि पहले भी एक बार जब एनडीए की सरकार देश में बनी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, केवल वही एक समय है जब पूर्ण राज्य के दर्जे का बिल पार्लियामेंट में आया, लेकिन वो सिर्फ समय पर सेलेक्ट कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिए ना जाने के कारण वो कानून नहीं बन सका। हम इसके लिए काम करेंगे। दूसरी जो बड़ी लड़ाई है जिसकी हमने पहले भी बड़ी चर्चा की है आपसे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हमारा मानना है कि जहां एक तरफ नए जन लोकपाल बिल जैसे कानून उनकी भी आवश्यकता हो सकती है बाकी सब इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा आवश्यक है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कि हमारी सारी सरकारी प्रक्रियाएं जितनी अधिक से अधिक उनको हम पारदर्शी कर सकते हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी एट इट्स पीक वाला नियम हम उसमें लागू करें। हर चीज़ के अंदर हर ट्रांजैक्शन जनता के बीच का और सरकार के बीच का उसको पूरी तरह से पारदर्शी करें। हर सरकार की टेंडरिंग प्रक्रिया को पारदर्शी करें। हर प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को ई प्रोक्योरमेंट से करें और हर टेंडर डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज होने वाली मीटिंग को वीडियो रिकॉर्ड करके उसको भी ई लाइन उपलब्ध करें। और इसी प्रिंसिपल को विशेष रूप से जो हमने देखा कि दिल्ली के अंदर वर्षों से व्यापारी लोग उनको भी जो है वैट इत्यादि के अंदर जो है कलेक्शन के मैकेनिज्म्स में पारदर्शिता की कमी के कारण बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होता है, बहुत ज़्यादा उनका हरेसमेंट होता है। इसलिए वैट के कलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जितना उसको ऑनलाइन किया जा सकता है, जितना उसको ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। और इसी प्रकार से एक विशेष फॉर्म है जो B2 फॉर्म है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा व्यापारियों के अंदर विरोध है। उस फॉर्म की जो उपयोगिता है उसके बारे में भी प्रश्न चिन्ह है। उसको भी फॉर द टाइम भी हम ये मानते हैं कि अगले 1-2 साल के लिए उसको सस्पेंड करके उसके ऊपर विस्तार से स्टडी होनी चाहिए। इस पारदर्शिता के पक्ष के बाद जो मैं समझता हूँ कि एक तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग है जो असली जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं कि गरीब लोगों के साथ पिछले समय में बहुत अन्याय हुआ है। विशेषकर 15 साल दिल्ली में कांग्रेस का शासन रहा और 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए ना तो कोई डेवलपमेंट की एक्टिविटी हुई, ना ही उनका रेगुलराइजेशन का कोई प्रोग्राम हुआ ताकि वो नक्शे इत्यादि पास कराकर अपने घरों को, मकानों को बेहतर कर सकें। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद इस प्रक्रिया को और प्रभावी ढंग से और सरल तरीके से जल्दी जनोपयोगी बनाकर हम दिल्ली में रहने वाले 60-70 लाख गरीब लोगों का, अनऑथराइज्ड कॉलोनी वालों का जीवन स्तर बेहतर करने का प्रयास करेंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाखों लोग जिनको 2008 के चुनाव के समय राजीव रतन योजना के माध्यम से धोखा दिया गया, और अभी मैं पिछले 17 दिन में घूम कर मैंने हर झुग्गी के अंदर हाथ खड़ा करा के लोगों से पूछा है, तो मुझे एक भी व्यक्ति पूरी दिल्ली में ऐसा नहीं मिला जिसको फ्लैट मिलना तो दूर, जिसको कि फॉर्म 5 साल पहले भरने के बाद कभी सरकार से कोई किसी प्रकार की चिट्ठी भी प्राप्त हुई है।
इसलिए इन गरीब लोगों के लिए बड़े पैमाने पर जो फ्लैट बनाकर देने की जो प्रक्रिया है उसको हम बहुत तेज़ी से केंद्र सरकार की सहायता से करेंगे। यमुना का जो विषय है ये हम लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव विषय है, मन से जुड़ा हुआ, हृदय से, आत्मा से, दिल से जुड़ा हुआ विषय है और हमें बड़ा दुख है कि 15 साल केंद्र में दिल्ली में सरकार होने के बाद और उस समय सरकार होने के बाद जब 10 साल दिल्ली के अंदर जो है ये केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यमुना एक बड़ा गंदा नाला बन गई है। हम जिस प्रकार से गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साबरमती नदी को उन्होंने रिकॉर्ड समय में बहुत मिनिमम बजट के अंदर उसको ठीक करने का प्रयास किया, हम इसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स की सहायता लेके यमुना को अपना एक प्रायोरिटी और पैशन एरिया बनाकर इस यमुना के सारे विषय को हम टेकअप करने वाले हैं। इसी तरीके से जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें लगता है कि कुछ ऐसी मिनिमम एसेंशियल मेडिसिन्स हैं जो कि 95% इलनेसेस को कवर कर सकती हैं, उनको जेनरिक मेडिसिन्स के रूप में उनको एसेंशियल मेडिसिन्स को हर अस्पताल के सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क सारे दिल्ली की जनता को हम उपलब्ध करा सकें और जिसके बारे में पहले भी हमने विस्तार से बात की थी कि दिल्ली के लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम को बड़े पैमाने पर हम लोग आने वाले समय के अंदर टेकअप करें। इसी तरह से एक बड़ा विषय है जो हमने पिछले दिनों में घूम कर देखा कि दिल्ली की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आज उनकी जो अंदरूनी स्थिति है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि उनके पास अपने सामर्थ्य से उनको उस तरीके से मेंटेन करना संभव नहीं है जिस स्तर का मिनिमम मेंटेनेंस वहाँ पर ज़रूरी है। इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉलिसी निर्णय की आवश्यकता है, जिस पॉलिसी निर्णय के तहत केंद्र की सरकार, डीडीए, दिल्ली की सरकार, ये सभी संस्थाएं मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए बड़े पैमाने पर सहायता करें। इस विषय को बहुत गंभीरता से हम लोग अपनी केंद्र में सरकार के आने के बाद परस्यू करने वाले हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी हमने जो देखा कि जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनका भी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कमज़ोर है, उनके जो मदरसे हैं उनकी जो एक प्रकार से स्थिति बहुत दयनीय है। तो जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल हैं उनकी दशा को सुधारना और इसके अलावा एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर हमारे नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, स्कूलों की दशा सुधारना, मदरसों की दशा को सुधारना और इसके साथ जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक नया कंसेप्ट दिया है मंत्री जी ने, जिसके तहत यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल की जगह 4 साल किया जा रहा है। हमारी पार्टी की ये कमिटमेंट है कि हम नौजवानों की इच्छा और हम ये ठीक भी नहीं समझते कि इसको 4 साल का किया जाए, इसको वापस 3 साल का करने के लिए हमारी केंद्र सरकार उस दृष्टि से काम करेगी। न्यायालयों के अंदर बहुत लंबे समय से बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। हमारा ये मानना है कि लोक अदालतों की स्थापना होने के साथ साथ अधिकांश स्थानों पर जहाँ एक शिफ्ट में काम होता है, जैसे कोर्ट्स हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, यहाँ पर डबल शिफ्ट के अंदर काम कराकर हम बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को भी एकोमोडेट कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। हम बहुत सारी जो कोर्ट्स के अंदर जो पेंडेंसी है केसेस की, लोगों को त्वरित प्रक्रिया से न्याय इत्यादि मिले, इसके बारे में हमें जो है विशेष रूप से ये प्रयास करना है। और एक जो बहुत विस्तार से हम लोग पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि बिजली के मामले में जो एक तरफ जहां हमने कहा था कि हम 30% दामों को कम करेंगे, हम उस बात को फिर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरीके से दामों को कम करने के अंदर जो है इंटरेस्टेड नहीं है जैसे दिल्ली के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। हमारा ये मानना है कि दामों को कम करने के लिए एक तरफ बिजली कंपनियों पर दबाव, DERC पर दबाव, कंपटीशन का इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ दिल्ली के हर घर को सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का एक ऐसा जिसे कहते हैं पावर सेंटर हम बना दें कि हर घर को हम
सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडीज देकर इतना सक्षम बना दें कि वो अपने लिए भी सौर ऊर्जा प्रोडक्शन कर सके और उस सौर ऊर्जा को ग्रिड को बेचकर कुछ पैसे भी अपनी सेविंग कर सके। तो ऊर्जा की दृष्टि से ये सारा का सारा काम हम करने वाले हैं। पानी के मामले में बहुत सारी प्रक्रियाएं, प्राइवेटाइजेशन इत्यादि की। शीला जी का 15 साल लगातार ये रहा कि किसी भी कीमत पे पानी को हम प्राइवेटाइज कर दें। उन्होंने बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज करने की कोशिश की, 2004 में आंदोलन हुआ, नहीं कर पाई। फिर उन्होंने बैकडोर से बहुत सारी चीज़ों को लिमिटेड तरीके से तीन चार जोन्स में मालवीय नगर और दूसरी जगहों पे करने की कोशिश की है। हम ये मानते हैं कि पानी जैसे बेसिक विषय के ऊपर किसी भी तरह का प्राइवेटाइजेशन करके ये लोगों के साथ अन्याय है। प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। पानी सबको एक बहुत ही नॉमिनल मामूली रेट के ऊपर ये सब दिल्ली वालों को रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत पूरे ईमानदारी से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करके सुलभ ढंग से उपलब्ध होना चाहिए। तो पानी के अंदर जो लीकेजेस होती है, 50-60% चोरी होती है, उन लोगों के खिलाफ सख्त प्रकार की कार्रवाई करना, ये सारी चीज़ें भी जो है हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ जो खासकर हमारा वॉल्ड सिटी का एरिया है, इसके बारे में अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसमें कि वहाँ का एक स्पेशल डेवलपमेंट प्लान को बनाना, उस स्पेशल डेवलपमेंट प्लान के लिए मास्टर प्लान में परिवर्तन करके जो जो चीज़ें आवश्यक है वो करना। और हमारा ये मानना है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि लाल किला है, जामा मस्जिद है, इस तरह के गौरी शंकर मंदिर हैं, शीशगंज गुरुद्वारा है, या मान लीजिए पुराना किला है, या दिल्ली में कहीं पर भी कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, इनको टूरिज़्म के प्रमोशन की दृष्टि से आज टूरिज़्म प्रमोशन के बहुत सारे मॉडर्न आइडियाज़ और साइंटिफिक आइडियाज़ के साथ टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है।